तो नमस्ते सभी को। तो स्वागत है आप सभी का इस सर के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। भाई सागर सर में यहाँ पर आपको राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सीईटी, रीट, पटवारी और सभी अन्य भर्ती परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी मिलेगी आसान भाषा में और ऑल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन बाय डिटेल नोट्स। ठीक है। और तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान सीईटी 12th लेवल बैच का नाम है राजस्थान रिव्यू बैच। और इसके बाद अपन पहली क्लास करने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की। ठीक है। और इसका बेसिक वीडियो डिटेल्स मैं पहले डाल चुका हूँ। ठीक है। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी का पहला लेक्चर, जिसमें अपन पढ़ेंगे राजस्थान उत्पत्ति एवं नामकरण। ये पूरे 1 घंटे की क्लास है, जिसमें देखो 4 पेज का टॉपिक है। ये पूरा 4 पेज की है। ठीक है। इसमें 1-2 पेज का पूरा मैं टॉपिक यहाँ पर लिख चुका हूँ। ठीक है। और अब इसके सिर्फ अपने उसे पढ़ना है। ठीक है। तो देखो पहले अपन शुरू करते हैं नामकरण से। नामकरण के बाद अपना है उत्पत्ति। ठीक है। और देखो वैसे तो देखो उत्पत्ति सिंगल टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। सिंगल में देखो ये आपको बेसिक से बेसिक डिटेल आ जाएगी। ठीक है। पर इस बार ये कमेंट दे रखा है। ठीक है। और इस बार इसको भौतिक प्रदेश में नहीं डाला है, वरना भौतिक प्रदेश में ना उत्पत्ति वाला आता है हमेशा। हमेशा भौतिक प्रदेश में रहता है। भौतिक प्रदेश में इसको सिर्फ पेंजा और पैंताला महासागर के जरिए, गोंडवाना और 33 सागर के जरिए इसको बताया गया बस। ठीक है। तो हम अपन शुरू करते हैं पहले राजस्थान में नामकरण। ठीक है। तो देखो राजस्थान में नामकरण कैसे क्या हुआ। देखो इसमें पहले तो आएंगे ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ आएगा अपना होगा, वो है रामायण। ठीक है। दूसरा आएगा अपने वेद, दूसरा आएगा अपने वेद। वेद आएंगे अपने 4 वाला ऋग्वेद। ठीक है। 4 वेदों का ज्ञान। ब्रह्मावत को देखो याद रखना है, तो इसका एक सिंपल सी ट्रिक मैंने बना रखी है कि अपने राजस्थान में ना एक ब्रह्मा जी का एक लौता मंदिर है जो अपने राजस्थान में। ठीक है। पुष्कर में। ठीक है। इसलिए मुझे ब्रह्मावत वाला तो सटीक पॉइंट से याद है। और मरुकांतर भी याद करने के लिए देखो हार का मरुस्थल परफेक्ट ट्रिक है। ठीक है। और शिलालेख में याद करना है राजस्थानी द्वितीय, तो राजस्थान मतलब राजपूतों का स्थानीय शासन और द्वितीय राज। ठीक है। कोई मतलब मैंने इसी ट्रिक से याद कर रखा है यार। ठीक है। याद करने के कुछ भी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। मेरे को मैंने ट्रिक ऐसी बना रखी है। और ये अपने बुक्स तो देखो मैंने एक ही बना रखी है, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है। इसमें द मिलिट्री मेमोरियल्स है। और जो दूसरी बुक है द एनाल्स एंड एंटिविटीज। ठीक है। ये तो देखो इसमें से सिर्फ आपने को याद रखना है ऑफ राजस्थान ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है। द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ, यहाँ तक तो अपने को सेम ही रखना है। इसमें रिपीट चेंज करना है द एनाल्स एंड एंटिविटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है। और देखो इसमें एक नाम बड़ा फेमस है, कर्नल जेम्स फोर्ड का घोड़े वाले बाबा। ठीक है। घोड़े वाले बाबा इसलिए यार देखो मैंने जहाँ तक रिसर्च किया फिर गूगल में बताया कि कर्नल जेम्स जो तो थे ना, वो थे अपने 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उस समय ये अंग्रेज अधिकारी थे और पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है। पॉलिटिकल एजेंट मतलब देखो उस टाइम देखो अंग्रेजों का शासन चलता था। और उस टाइम में ना एक ऐसी कमीशन थी, एजीएम या फिर ऐसी कुछ कमीशन थी, वो स्पेसिफिक मुझे पता नहीं है, नोट्स पढ़े हैं हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो एक ऐसी कमीशन थी एजीएम नाम की या फिर ऐसी कोई कमीशन थी, उसके पॉलिटिकल एजेंट है। ठीक है। और उस समय ना कर्नल जेम्स फोर्ड जो साहब है वो दिल्ली से ना भागकर नीमच सैनिक छावनी आए थे, जिसमें देखो अभी कोई नीमच गया हो तो वहाँ पर है ना एक सीआरएफ कैंट बना हुआ है, सीआरएफ की छावनी बनी हुई है वहाँ। ठीक है। वहाँ सीआरएफ कैंट में मैं गया हूँ और मैंने देखा भी ये अपने कर्नावाटी से निकलते हैं ना, किसी को भी अगर नीमच सैनिक छावनी या फिर उसका रूप देखना हो तो जहाँ पर है सीआरएफ कैंट, वो नीमच छावनी के ये मेन हेड ऑफिस है। ठीक है। तो वो है अपने देखो जिसको भी छावनी का वो हेड ऑफिस देखना हो, आप यहाँ से नीमच जाओ, नीमच में भी आप कर्नावाटी जाओ। ठीक है। वहाँ पर ही आप कर्नावाटी से अम्बेडकर चौराहे का आगे हुआ है। ठीक है। आप लोग जो भी जाओ देख लेना यार, जिसको पता होगा। देखो वैसे तो देखो जो एमपी से मेरा डीएलएड करे उन्हें तो पता ही है, हम तो एग्जाम देने उसी चौराहे से गए सीआरएफ कैंट वाले से। ठीक है। तो देखो अब हमने शुरू करते हैं। देखो सैनिक छावनी वगैरह अपन बाद में हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी अपन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के राजस्थान ज्योग्राफी। ठीक है। तो देखो अपने देखो पहले आएगा रामायण काल में। तो जब महर्षि वाल्मीकि जी ने
रामायण लिखना शुरू की। रामायण लिखना शुरू की तो महर्षि वाल्मीकि को पता चला कि राम जी श्री राम जी ना राजस्थान से गुजरे, और राजस्थान से गुजरे तो राजस्थान में उन्होंने देखा कि यहाँ पर सर्वाधिक रेत के टीले, बालू का स्तूप, कंटीली झाड़ियाँ और यहाँ पर वनस्पति सिर्फ नाम मात्र के बराबर पाई जाती है। ठीक है, तो इन्होंने नाम दिया मरुस्थली प्रदेश को देखते हुए इन्होंने नाम दिया मरुकांतार। ठीक है, मरुकांतार का अर्थ होता है रेत के टीलों या फिर बालू का स्तूप या फिर रेत के दौरों से घिरा हुआ मरुस्थली क्षेत्र। ठीक है, और इसको आसान से याद रखना, तो भौतिक प्रदेश मान लो थार का मरुस्थल। ठीक है, इसके बाद आएगा अपने वैदिक काल। वैदिक काल में भी अपने आएगा मुख्य तौर पे ऋग्वेद में ये नाम दिए गए। ठीक है, ऋग्वेद मतलब 4 वेदों का ज्ञान। ठीक है, तो इसमें देखो राजस्थान को नाम दिया गया ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड का स्पेसिफिक अर्थ या फिर अपन मीनिंग देखें तो इसका अर्थ है देवी देवताओं का स्थान। ठीक है, देवी देवताओं का स्थान, और आसानी से याद करना है टिक के रूप में तो अपने राजस्थान में ब्रह्मा जी का लोता मंदिर स्थित है जो कि पुष्कर में। ठीक है, और इस समय ना ब्रह्मावत नाम के समय राजस्थान में 2 नदियां आती है। ठीक है, एक आती है अपने द्रव्यवती नदी और एक आती है अपने द्वेषवती नदी। ठीक है, और अभी वर्तमान में सरस्वती नहीं है, ये यमुना है। ठीक है, और वर्तमान में घग्गर नदी तो है ही। देखो द्रव्यवती और द्वेषवती नदी ना वर्तमान समय में घग्गर नदी या यमुना नदी के अवशेष है। ठीक है, इसके बाद होता है अपने शिलालेख। शिलालेख का अर्थ क्या होता है? शिलालेख का अर्थ मतलब एक ऐसा पत्थर जिस पर निर्माण तिथि से लेकर कार्य पूर्ण करने की तिथि और किसके द्वारा बनाया गया उसका नाम, और किसके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया उसका नाम, और किसी की स्मृति में बनाया गया, ऐसे जो प्रतीक किसी की स्मृति में बनने वाला प्रतीक चिन्ह जो है वो अपने कहलाता है शिलालेख। ठीक है, जो कि अपने ये जो बसंत शिलालेख, पहले शिलालेख का नाम बसंत शिलालेख, ये अपने हिमल माता मंदिर सिरोही में स्थित है। ठीक है, और इस शिलालेख में ना देखो इस शिलालेख में राजस्थानीय या अद्वितीय नाम या फिर शब्द के लोग का लिखित प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो इस शिलालेख में जो नाम दिए गए वो अपने दिए गए राजस्थानीयादित्य। ठीक है, और नेक्स्ट अपने आता है भोसुंडी शिलालेख। भोसुंडी शिलालेख तो देखो जो भी राजसमंद वाले ना जब भी चित्तौड़ जाओ तो आप देखना दुर्ग में या फिर दुर्ग के बाहर या फिर ऐसे ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है अनुमान, तो देखो या तो वो अपने जो महल है ना उधर होगा या फिर ये जो अपने स्तंभ वगैरह बने हुए ना ये शिलालेख उधर ही है। ठीक है, गूगल पर भी स्पेसिफिक कोई जानकारी नहीं है ये शिलालेख कहाँ इसलिए मुख्य तौर पे। ठीक है, तो देखो ये जो शिलालेख है अपने पास में ही चित्तौड़गढ़ में स्थित है राजसमंद वालों के। ठीक है, मतलब भंगारलाल वाले क्षेत्र में राजसमंद वालों के लिए। ठीक है, तो मैं भी राजसमंद मैं चित्तौड़ गया तो मुझे ये देखना है शिलालेख ये क्या इसमें लिखा क्या, अगर मुझे मिल गया ना तो मैं आपको स्पेसिफिक इस पर डलेगी मैं आपको एक कम्युनिटी पोस्ट पे पूरा इसका फोटो डालूंगा शिलालेख का। ठीक है, तो इस शिलालेख में राजस्थानी नाम शब्द का लिखित प्रमाण होता है, मतलब इस शिलालेख में ना राजस्थानी नाम दिए गए। ठीक है, ठीक है, तो इस ये मिलता है लिखित प्रमाण का राजस्थानी नाम का। ठीक है, तो अब अपने आते विद्वान। ठीक है, 3 विद्वान आएंगे अपने, एक दो तो आएंगे अपने लेखक। ठीक है, 2 नहीं 3 लेखक आएंगे, एक अनुवादक लेखक है। ठीक है, और एक आएंगे अपने विद्वान। इसमें से जो अपने विद्वान आएंगे वो आएंगे प्रथम जॉर्ज थॉमस साहब, और जो लेखक आएंगे वो आएंगे अपने विलियम फ्रैंकलिन और कर्नल जेम्स टॉड साहब। कर्नल जेम्स टॉड साहब एक पॉलिटिकल एजेंट है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है ये अंग्रेज अधिकारी को कहीं ना कहीं ना मुझे लगता है लेखक बनने का शौक रहा होगा, इसीलिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी है रिसर्च करके। ठीक है, ठीक है, और विलियम फ्रैंकलिन साहब तो पेशे से ही एक लेखक थे, राइटर थे। ठीक है, और इन्हों की आप देख लेना जो भी पुस्तक प्रकाशन होगा वो मुझे पता नहीं और गूगल पे आप सर्च कर लेना। ठीक है, तो देखो अब अपने आता है 1800 ईस्वी में। ठीक है, तो देखो सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस साहब राजस्थान आए। राजस्थान आए तो उन्होंने देखा यहाँ पर राजपूत या फिर रजवाड़े या फिर अपने जो व्यापारिक ढानियाँ या फिर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है ना तो अपने यहाँ व्यापारियों या राजपूतों का स्थानीय शासन है, इसीलिए है ना इन्होंने नाम दिया राजपूताना। ठीक है, मतलब राजपूताना का मतलब होता है राजपूतों का स्थानीय शासन। ठीक है, तो इन्होंने नाम दिया जॉर्ज थॉमस साहब के द्वारा क्या नाम दिया कि ये यूरोप के विद्वान रहे, यूरोप साइड की अमेरिका साइड की। ठीक है, तो इन्होंने नाम दिया ये भी अंग्रेजी अधिकारी, इन्होंने नाम दिया राजपूताना राजा जॉर्ज थॉमस के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अपने इन्हीं के भाई बंधु हैं। ठीक है, वो है अपने विलियम फ्रैंकलिन साहब। ठीक है,
और विलियम फ्रैंकलिन साहब जो है रिसर्च या फिर ऐसा मैंने सोच किया गूगल पे, तो ये एक बता रहे पेशे से एक लेखक है, ठीक है, लेखक मतलब एक राइटर है, ठीक है। तो देखो इन्होंने पहले पुस्तक लिखने से पहले देखो एक बाणु सॉरी गाइस देखो ये जो एक लेखक है पेशे से, ठीक है, तो ये लेखक है, इन्होंने पुस्तक लिखी, ठीक है, तो इन्होंने पुस्तक का नामकरण भी किया होगा, ठीक है। तो देखो एक बात है, लेखक पुस्तक लिखेगा तो पुस्तक लिखने से पहले ना रिसर्च और पुस्तक का नामकरण करना जरूरी है, ठीक है। तो पुस्तक के नामकरण के लिए भी देखो आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कि जॉर्ज थॉमस, आप उस टाइम राजस्थान में इंडिया में थे, तो जॉर्ज थॉमस के पास गए, उन्होंने कहा सर आपने कैसे क्या नाम दिया, राजस्थान किस तौर पे दिया और किस कारण से दिया, मुझे बताओ, तो मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, आपके नाम को ही मैं लिखित प्रमाण में दे दूंगा, ठीक है। तो देखो इन्होंने फिर पुस्तक का नाम रखा, इन्होंने कहा पुस्तक का नाम क्या रखूंगे, तो जॉर्ज थॉमस साहब ने या फिर पुस्तक इनको सूझा होगा द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मतलब जॉर्ज थॉमस की यादों पर रचित पुस्तक, ठीक है। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या नाम दिया, राजपूताना नाम का लिखित प्रमाण मिलता है या फिर दिया गया है इनके द्वारा, किसके द्वारा, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद कर्नल जेम्स टोड साहब, ये पेशे से एक पॉलिटिकल एजेंट है, ठीक है, और एक अंग्रेज अधिकारी और पेशे से एक लेखक भी है, ठीक है। तो देखो ये आते हैं 1857 में राजस्थान, 29 ईस्वी में राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में तो इनका नाम कर्नल जेम्स टोड, ये भी पेशे से लिखित पुस्तक लिखते हैं, ये लेखक रहे होंगे कहीं, ठीक है। तो इन्होंने पुस्तक का नाम रखा द एनाल्स एंड एंटिविटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो इन्होंने कैसे क्या नाम दिया, तो इन्होंने पहले राजस्थान के भूभाग या फिर धरातल या फिर मैदान इनका स्टडी की, ठीक है, मतलब मरुस्थल सबकी स्टडी की, ठीक है। तो इन्होंने स्टडी करने के बाद इन्होंने 3 नाम सुझाए, ठीक है, बहुत भूभाग को देखते हुए, मतलब धरातल या फिर इसको देखते हुए, ठीक है। जो इन्होंने 3 नाम सुझाए थे वो थे अपने राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा, ठीक है, नाम का प्रयुक्त किया, ठीक है। 3 नाम इन्होंने जॉर्ज थॉमस कर्नल जेम्स टोड साहब ने प्रयुक्त किए, राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा। रजवाड़ा मतलब राजपूतों का स्थानीय शासन, रजवाड़ा मतलब जो राजा है ना, दुर्ग या फिर जिले में जो शासन कर रहे हैं ना, वो रजवाड़े कहलाते थे, ठीक है। और रजवाड़े मतलब यार देखो इनकी जो स्थानीय राजधानी होती थी ना, या फिर मेन जो राजधानी होती थी, एक दुर्ग होता था, ठीक है। जैसे मेवाड़ की मुख्य राजधानी या फिर जो मुख्य शासन का जो किला था वो था अपने चित्तौड़गढ़, ठीक है। और आपातकालीन राजधानी थी इसकी कुंभलगढ़, ठीक है। अब देखो ये कर्नल जेम्स टोड साहब ने 3 नाम दिए, रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान, ठीक है। इसके बाद आता है कर्नल जेम्स टोड का फेमस नाम घोड़े वाले बाबा, ठीक है, घोड़े वाले बाबा या फिर राजस्थान के इतिहास के पिता कहते थे इन्हें, ठीक है। तो देखो घोड़े वाले बाबा इन्हें किस लिए कहते थे, कि देखो ऐसा माना जाता है कर्नल जेम्स टोड साहब जो है वो घोड़े के बहुत बड़े शौकीन थे, ठीक है, और घोड़े के शौकीन होना भी लाजमी है। और उस समय देखो, ठीक है, अपने इंडिया तो आजाद हुआ था 19 वो हो गया था 1947 के बाद ही हुआ था, ठीक है। 1947 के बाद हुआ था, उससे पहले तो अंग्रेजों का शासन नहीं था, ठीक है। तो अंग्रेजों के शासन में या तो अंग्रेजी गाड़ी चला पाते थे या फिर उनके अंग्रेज अधिकारी पॉलिटिकल एजेंट ही गाड़ी चला पाते थे, ठीक है। तो उस समय देखो कर्नल जेम्स टोड साहब को गाड़ी भी रही होगी, पर उन्हें मुझे लगता है स्पेसिफिक है ना घोड़ों के साथ शौक होता है इसलिए, ठीक है। तो देखो इनका एक नाम था, फेमस नाम था घोड़े वाले बाबा, और दूसरा इन्हें कहा जाता है राजस्थान के इतिहास के पिता, मतलब फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, ठीक है, ठीक है। और जो वास्तविक पिता है वो अपने राजस्थान के स्थानीय निवासी है जीएस ओझा साहब, ठीक है। और वास्तविक तो देखो इसलिए कहा जाता है कि ये है ना राजस्थान के स्थानीय निवासी है, ठीक है। और इन्होंने कर्नल जेम्स टोड साहब की पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिविटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया, ठीक है। तो अनुवाद किया तो भाई पढ़े लिखे आदमी होंगे, ठीक है, बेसिक है, ठीक है, पढ़े लिखे ही तो अपन अनुवादन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो अपने आगे जीएस ओझा साहब, जीएस ओझा को राजस्थान के इतिहास का वास्तविक पिता
कहा जाता है। और ये श्योर जो है कि स्थानीय निवासी, मतलब जीएस साहब राजस्थान के स्थानीय निवासी और ये वास्तविक पिता कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखित पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिविटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किया, मतलब अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आते अपने वास्तविक रूप से या कागजी तौर से राजस्थान का नाम राजस्थान कब बनाया गया, जीवित रूप से कागजी रूप से कब स्वीकार किया गया वो। ठीक है, इसके बाद से 2 पॉइंट है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस कब है, और प्रथम बार वर्तमान स्वरूप में कब आया गया था। ठीक है, तो देखो अब अपने जो राजस्थान में वास्तविक रूप से या फिर विधिवत रूप से या फिर औपचारिक रूप से नाम जो है वो अपने अपनाया गया जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 को पंडित नेहरू के द्वारा, तब ये अपने अपनाया गया था। और इसी दिन अपने गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इसको लॉन्च करने का इस दिन कारण क्या है वो मैं आपको बताऊँ। देखो संविधान का निर्माण हो गया था अपने 26 नवंबर 1949 को। उस समय प्रारूप समिति सदस्यगण और जो भी संविधान समिति के जो भी सदस्य रहे होंगे उन्होंने साइन कर दिया, और पंडित नेहरू ने भी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, अध्यक्षगण राष्ट्रपति ने सबने साइन कर दिए। ठीक है, पर उन्होंने कहा कि अब इसकी लॉन्च कब करें, इसको संविधान को सौंपे कब भाग। ठीक है, सौंपना एक मुख्य भाग माना गया इस संविधान का। ठीक है, तो देखो सौंपना पड़ेगा तो इसके लिए एक डेट भी चाहिए। तो पंडित नेहरू ने कहा कि अपने राजस्थान भारत में पहली बार जो आज़ादी है वो अपने मनाई गई थी 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को, और स्पेसिफिक डेट तो मुझे भी नहीं पता है कि 26 जनवरी पहली बार कब मनाई गई थी आज़ादी। ठीक है, तो देखो 26 जनवरी को मनाई गई, तो 26 जनवरी को ना संविधान लागू हुआ, तो उस दिन राजस्थान का क्या किया, 26 जनवरी 1949 को राजस्थान का नाम राजस्थान विधिवत या औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। मतलब विधिवत या फिर औपचारिक रूप से कह सकते हो, कागजी रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, इसके बाद अपने प्रथम बार राजस्थान दिवस कब मनाया और राजस्थान स्थापना दिवस कब है। ठीक है, देखो राजस्थान दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है, और जो प्रथम बार मनाया गया था वो अपने मनाया गया था 1949 में। मतलब 30 मार्च 1949 को पहला राजस्थान दिवस मनाया गया था। ठीक है, और इसके बाद आता है अपने राजस्थान स्थापना दिवस, वो है अपने 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो देखो इसकी एक लाइन बना सकते हो, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया, मतलब राजस्थान बनना था उसमें। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान बन गया। ठीक है, अब देखो ये जो गुजरी है 2025 और 26 वाली ये अपने है। देखो 26 वाला तो अपना 80वां राजस्थान दिवस, और जो 25वां गुजरा है वो है अपने 69वां राजस्थान दिवस। ठीक है, तो दोनों पूछ सकते हैं, वर्तमान पूछता है और प्रीवियस ईयर भी पूछता है। ठीक है, एग्जाम में इतना कोई लोड नहीं है। ठीक है, तो अब अपने आते हैं उत्पत्ति में। देखो एक तो अपने ऊपर देखो ये जो उत्पत्ति वाला सिद्धांत है ना, ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में से। ठीक है, महाद्वीप या फिर महासागरों के निर्माण के सिद्धांत में से, और इसका बहुत बड़े सिद्धांतवादी है अल्फ्रेड वेगनर साहब। ठीक है, जो कि 12 कॉलेज लेवल की ज्योग्राफिक बुक्स और अन्य भर्ती परीक्षाओं में सब जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, जो भी बीए कर रहा है ना उनको पता होगा अल्फ्रेड वेगनर साहब का एक दो सिद्धांत दिया हो सकती है। ठीक है, देखो अल्फ्रेड वेगनर साहब की महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी बहुत बड़ी है। ठीक है, वो पढ़नी पड़ती है एग्जाम लेवल में, जो भी ज्योग्राफी है सब्जेक्ट है ना उनको तो पढ़नी पड़ती है। ठीक है, और अल्फ्रेड वेगनर साहब ज्योग्राफी के प्रसिद्ध लेखक भी हैं भाई। फेवरेट अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी तो किसी किसी को फेवरेट होती है, और अल्फ्रेड वेगनर बढ़िया भी आदमी, सिद्धांत कौन भाई छोटे हैं। देखो अब अपने आप की उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति में देखो मैं 3 डायग्राम बनाऊंगा भी यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम में जाना नहीं ज़्यादा। ठीक है, अपने में सिर्फ जानना है कैसे क्या है। ठीक है, तो देखो डायग्राम बनाएंगे और अभी देखो कुछ उपलब्ध नहीं है तो हाथ से बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये है अपने पृथ्वी या फिर ग्लोब। ठीक है, और ये अपने दूसरा। ठीक है, इसमें तो 3 भागों में विभाजित करना है, उसमें 2। ठीक है, तो पहले जो अपने आएगा वो आएगा अपने
29% वाला 29% और 71%। ठीक है, ये तो है पेंथालासा महासागर। पेंथालासा महासागर महासागर ठीक है। और ये अपने पेंजा महाद्वीप, पेंजा महाद्वीप में आपको कहते हैं। पेंजा महाद्वीप ठीक है। और अब ये अपना आता है, ये जो आएगा, ये जो विस्थापन आएगा, ये जो अपना आएगा, एक मिनट रुकना, ये डायग्राम ये देखो, देसी जुगाड़ ही करना पड़ेगा, देसी जुगाड़ करना पड़ेगा। पेंजा वाले को ये एक्यूरेट बनना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट तो नहीं है, डबल टेप है, इसी बना देना सर्कल ये। ओके ना, उसे सर्कल ठीक है। तो देखो इसमें 3 भागों में बांटना है, एक तो ये ठीक है, और दूसरा है अपने तीसरा है अपने ये तो पूरा शेडेड है ठीक है। तो ये और ये जो है, ये अपने वाला है कार्बो फेरस, कार्बोनिफेरस युग्म, कार्बोनिफेरस युग्म ठीक है। ये अपने उत्तरी भाग, ये अपने नवीनतम वाला भाग, और ये अपने दक्षिणी वाला भाग ठीक है। इसको कहते हैं भूसंतनी सनिटी ठीक है। इसको कहते हैं उत्तरी भाग, और इसको कहते हैं दक्षिणी भाग। इसमें तो 33 सागर, और इसमें है अंगारा लेन, अंगारा लेन, और ये अपने गोडवाना वाला लेन वाला भाग, गोडवाना लेन वाला भाग ठीक है। तो देखो एक डायग्राम और बनाते हैं ठीक है। उसके लिए अपने थोड़ा सा देसी जुगाड़ करना पड़ेगा ठीक है। ऑब्वियसली आपको देखो ये अपने ग्लोब ठीक है, ये अपने ग्लोब है ठीक है। ये अपने महाद्वीप मान लो सारे के सारे ठीक है। ठीक है, ये महाद्वीप मान लो, ये जब संयुक्त रूप में जुड़े हुए थे तब ये कहलाते थे पेंजिया
पेंजिया, और ये जो पानी वाला बात का ये कहला रहा था आपने पेंथालस, ठीक है। तो देखो अब अपन समझते हैं इसको पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। दो पेज का कॉन्सेप्ट है, अपने को इतना लिखना नहीं बोर्ड पे। एक मिनट दो, कोई नहीं पॉइंट नहीं, फिर बाद में ढूंढेंगे करोड़िया अपना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो अपने पहले आएगा पेंजिया महाद्वीप। पेंजिया महाद्वीप किसे कहते हैं, ठीक है। तो पेंजिया महाद्वीप अल्फ्रेड वेगनर साहब के अनुसार, ठीक है, सभी महाद्वीपों के संयुक्त रूप से आपस में जुड़े रहने वाले भाग को पेंजिया कहा जाता था। अभी जो वर्तमान में जो कॉन्टिनेंट है या फिर कॉन्टिनेंट या फिर महाद्वीप जो है, ठीक है, मतलब जो भी महाद्वीप है अभी, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, एंटार्क्टिका हो गया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी एशिया, यूरोप, ठीक है, यह जो कॉन्टिनेंट है ना ये कॉन्टिनेंट, ठीक है, महाद्वीप, ठीक है। तो ये जब साथ में जुड़े हुए थे ना, मतलब आपस में जब कनेक्टेड थे, तब इन्हें कहा जाता था पेंजिया महाद्वीप, ठीक है। और ये पेंजिया महाद्वीप कहलाते थे। और वर्तमान समय में ना ये पेंजिया महाद्वीप है, ये दो भागों में विभाजित हो रखा है, ठीक है। पहला आएगा अपने अंगारा लैंड, दूसरा आएगा अपने गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो पहला जो है वो अंगारा लैंड या फिर लोरेशिया कहा जाता है, उसे अंगारा लैंड को लोरेशिया भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो अंगारा लैंड और लोरेशिया जो है वो है अपने उत्तरी भाग, ठीक है, पेंजिया का उत्तरी भाग, ठीक है। और इसमें जो महाद्वीप आते हैं वो अपने तीन आते हैं। एक तो आता है अपने उत्तरी अमेरिका, ठीक है, इसमें महाद्वीप में कौन बन जाएंगे, महाद्वीप जो आएंगे वो आएंगे अपने उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया, ठीक है। तीन महाद्वीप आएंगे अंगारा या फिर लोरेशिया में लैंड में, ठीक है। ये तीन आएंगे, ठीक है। इसके बाद अपने आएंगे गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड जो है वो अपने कॉन्टिनेंट का दक्षिणी भाग है, ठीक है। गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग में, इसके पेंजिया के दक्षिणी भाग है, ठीक है। और इसमें ना 5 महाद्वीप है, ठीक है। इस वाले भाग में 5 महाद्वीप, ठीक है। वो है अपने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एशिया, और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब अपने देखो आएंगे पेंथालसा महासागर वाला भाग, ठीक है। देखो ओ यार मैं एक बात तो बताना भूल ही गया, मैंने तो डायरेक्ट शुरू कर दिया, ये वाले तो अपने जाना ही नहीं, पेंजिया और पेंथालस हो चुका है, ये तो अपने जाना ही नहीं कैसे क्या हो रहा है, सॉरी बाय मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ठीक है। अब जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो
ये है कार्बोनिफेरस युग के अनुसार बांटा गया है, ठीक है, 3 भाग में। ठीक है, इसमें से एक नवीनतम वो है अपने 33 सागर वाला भाग। ठीक है, तो कार्बोनिफेरस युग कितने कहते हैं? ऐसी प्रणाली जिसमें कार्बन डेटिंग के जरिए किसी का निर्माण समय या फिर उसके कितने समय तक चली उस प्रणाली सभ्यता या फिर उस क्षेत्र की खोज की जाए कार्बन डेटिंग के जरिए। जैसे कार्बन डेटिंग के जरिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा सभ्यता, इनके ना खोजी गई है, मतलब निर्माण की थी, और कब तक ये सभ्यताएं चलती रही उसका टाइम खोजा गया है। ठीक है, तो ये उसी के समय खोजा है, कार्बन डेटिंग के जरिए खोजी गई है। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और 33 सागर में नवीनतम कार्बन डेटिंग के जरिए आया है। ठीक है, तो देखो अब अपने आ रहे दक्षिणी भाग, भूसंतनी, उत्तरी भाग। ठीक है, तो देखो उत्तरी भाग को तो कहते हैं अपने अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग को कहते हैं गोंडवाना लैंड, और जो भूसंतनी या फिर नवीनतम जो भाग उसको कहते हैं 33 सागर। ठीक है, तो देखो अपने पेंजिया हो चुका है। ठीक है, अब अपने आता है पेंथालसा महासागर। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार। ठीक है, तो देखो अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महासागरों को एक साथ रहने वाले भाग को पेंथालसा कहा जाता था। ठीक है, और पेंथालसा का वर्तमान समय में मूल भाग ये बयान जी की लोन नोट लगा गया था। पेंथालसा का मूल भाग प्रशांत महासागर। ये भी कितना परसेंटेज भाग है? 46% भाग है। भाग है। ठीक है, तो देखो अब ये अपने हो चुका है। देखो वर्तमान समय में जो पेंथालसा का मूल भाग है, फिर मेन जो पॉइंट है उसका नाम प्रशांत महासागर। ठीक है, वर्तमान समय जो पेंथालसा महासागर है ना, वो है प्रशांत महासागर। ठीक है, इसका नाम परिवर्तन कर लिया गया। ठीक है, अब अपने आता है 33 सागर, तीसरा वाला। ठीक है, तो 33 सागर इसे क्या कहते हैं, ये बंदा लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुकना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी ब्रेक लेना हुआ है, ब्रेक ओवर। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक हो गया अपने होते। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट ब्रेक। ठीक है, तो देखो अब अपना आएगा 33 सागर। ठीक है, तो 33 सागर किसे कहते हैं? ठीक है, तो यह एक भूसंतनी है जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य में स्थित है। ठीक है, मतलब ये जैसे अंगारा लैंड के ऊपर ये हो गई, गोंडवाना लैंड नीचे वाला भाग। ठीक है, और ये हो गई अंगारा, ये हो गई गोंडवाना। ठीक है, इन दोनों के जो मध्य भाग जो स्थित है ना, ये अपने 33 सागर है। ठीक है, मतलब पानी वाले जल वाला क्षेत्र है। ठीक है, मतलब यह एक भूसंधनी मतलब भूसंधनी मतलब 2 भागों के मध्य में स्थित। ठीक है, मतलब 33 सागर जो है ना, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में स्थित है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो हिमालय की पर्वतमाला, मतलब हिमालय के जो ये है ना ग्लेशियर वाले पर्वत, उससे और उत्तर के विशाल मैदान जो है उससे। ठीक है, और जो थार का जो मोरस्थल वाला क्षेत्र है ना, उससे हुई है। ठीक है, मतलब 33 सागर किस से बना है? हिमालय की पर्वतमाला, उत्तर के विशाल मैदान और थार के मोरस्थल से। ठीक है, इसका निर्माण हुआ है। 33 सागर और ये कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर करेंगे, 2 मिनट रुकना बता दें। हिमालय पर्वतमाला, उत्तरी विशाल मैदान तथा थार मोरस्थल 33 सागर से बने हैं। हाँ सॉरी, देखो जो हिमालय की जो पर्वतमाला है वो
और जो अपने उत्तर का जो विशाल मैदान है ना वो, और जो थार का मरुस्थल है वो अपने 33 सागर से बना है। ठीक है, मतलब पहले जो 33 सागर था ना वो पूरा फैला हुआ था। ठीक है, इन वाले क्षेत्र में, हिमालय में, उत्तर के विशाल मैदान में और थार के मरुस्थल में। इसीलिए तो यार, इसीलिए तो वहाँ थोड़ी बहुत लगता है वहाँ गर्मी कम है। सर्दियों के समय वहाँ गर्मी थोड़ी कम लगती है, वरना वही मरुस्थल क्षेत्र में सर्वाधिक सर्दियों के समय में गर्मी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, वहाँ गर्मी नहीं लगती है। ठीक है, तो मतलब एक बात तो है यार फिक्स है कि ये जो मरुस्थल वाला है ना इसमें 33 सागर था है। ठीक है, जब से युक्त धान तब होगा, तो जब महाद्वीप एक साथ है ना तब का होगा ये 33 सागर। मेरा नवीनतम है यार, पता नहीं, पर यहाँ में सागर तो कोई मिलता नहीं, 33 सागर ये अवशेष नहीं मिले, तो सागर हो कर सकता है यार। एक सवाल मेरा ये है, जिसको भी पता हो कमेंट में बता देना। ठीक है, तो देखो अब बिना किसी देरी के अपन अगला शुरू करते हैं, राजस्थान का निर्माण कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो राजस्थान के निर्माण में एक चार्ट बना दो, ये लास्ट है। ठीक है, इसके बाद ये अपना उत्पत्ति वाला टॉपिक खत्म। ठीक है, और शाम को 6 बजे तक ये वीडियो मिल जाएगी। उससे पहले आएगा आपके हिस्ट्री की क्लास। कंटिन्यू करेंगे, बोलो कंटिन्यू करेंगे, बोलो हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो बोलो अभी कर दूंगा। पर नहीं यार, तुम बोर हो जाओगे, चलो 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा हमारे। छोड़ो, आधे 1 घंटे का लेक्चर ही बहुत है। 1 घंटे का लेक्चर बहुत है, 1 आधा घंटा का तो हो गया। तो देखो अब मैं आपको चार्ट बताता हूँ, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा अपना ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो देखो आप चार्ट बना लीजिए राजस्थान के निर्माण का। राजस्थान का निर्माण, निर्माण किससे हुआ है? जीटी से। जीटी का मतलब एक तरफ है गोंडवाना लैंड और एक तरफ है अपना 33 सागर। इधर जी तो आएगा अपने जी, और इधर आएगा अपने टी। तो इधर आएगी अपने गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, और इधर आएगा अपने 33 सागर नवीनतम वाला। ठीक है, तो देखो इसमें तो आएंगे अपना, इसमें 2 भाग आएंगे इसमें भी। अब कौन कौन से? एक तो है हाड़ौती वाला, मतलब कोटा, बूंदी, बाररा और झालावाड़ वाला क्षेत्र, वो वाला क्षेत्र। ठीक है, और एक अपना है अरावली, प्राय द्वीपीय भाग। ठीक है, और ये जाएगा अपने प्राचीनतम। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना अगर इसमें आएंगे थार का मरुस्थल, और इधर आएगा पूर्व का मैदान, पूर्व का मैदान। इसमें आएगा अपने ऑप्शन हो गया ना यार 33 सागर के, ये अपने नवीनतम वाला कार्बन नीटिंग, राजस्थान में निर्माण की नवीनतम वाली प्रक्रिया। ठीक है, ठीक है, तो इसमें मिलाएंगे 2।
भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया चलेगी वो चलेगी अपने देखो ये अपने राष्ट्र टॉपिक है, इसके बाद ये वाला टॉपिक सिंपल है, ठीक है। तो अपने दादा राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ शॉर्ट में, ठीक है। तो राजस्थान में निर्माण जो है वो एक जीटी के जरिए हुआ, ठीक है। जीटी मतलब मस्टैंग जीटी वाली कार है, ठीक है। जीटी मतलब गोडवाना लैंड और 33 साल है, ठीक है। तो देखो जी का मतलब तो गोडवाना लैंड, टी का मतलब है 33 साल है। तो इसका गोडवाना और 33 साल से, ठीक है। एक तो वह प्राचीनतम प्रक्रिया से और एक तो नवीनतम प्रक्रिया से, ठीक है। जो प्राचीनतम प्रक्रिया है उसमें देखो एक तो हाड़ौती वाला क्षेत्र जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला क्षेत्र, ठीक है वो, और जो सेकंड वाला भाग है अरावली प्रायद्वीपीय भाग, मतलब अरावली के जो है ना पठारी वाला क्षेत्र है, पठार वाला मतलब माउंटेन वाला क्षेत्र उसके जरिए, ठीक है। और ये जो निर्माण हुआ ये प्राचीनतम हुआ है और इसमें रैली तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, मतलब अरावली जो पर्वतमाला जो है ना जो गुजरात के शुरू होती है, गुजरात के पालनपुर गोगुंदा वाले क्षेत्र से, पालनपुर से शुरू होती है गुजरात पालनपुर से शुरू होकर रायसीन आइस दिल्ली में जाकर खत्म होती है, ठीक है। तो उस वाले भाग का ये हिस्सा है अरावली प्रायद्वीपीय भाग, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है 33 सागर, ये अपने नवीनतम प्रक्रिया है। इसमें देखो एक तो थार का मुस्तर वाला क्षेत्र और जो अपने राजस्थान जो पूर्व का मैदान है वो वाला भाग से मिल जाते हैं, ठीक है। और ये जो नवीनतम राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया ये नवीनतम है, ठीक है। तो इसको कह सकते हो भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा, भारत का जो उत्तर का मैदान है ना उसका ये हिस्सा है 33 सागर, ठीक है। तो देखो सिंपल शब्द से कह सकते हो राजस्थान में उत्पत्ति कैसे हुई है, प्राचीन प्रक्रिया से नवीन की ओर, मतलब एशियन एरा से इसके निर्माण जो हुआ है वो एशियन एरा से मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरफ हुआ है, मतलब पुराने जमाने से नए जमाने में आ रहा है, ठीक है। एशियन टू मॉडर्न सिविलाइजेशन में निर्माण हो रहा है इसका, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना खत्म हो चुका है, उत्पत्ति एवं नामकरण, ठीक है। और अब अपने आएगा हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री। देखो आज 3 क्लास करनी थी, 8 अंक से हिस्ट्री भी करनी थी, ठीक है। और वो नहीं हो पाई क्योंकि देखो डिस्टर्बेंस इतना सारा है कि पूछो मत, ये सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो चुका है ये टॉपिक, तो ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपनी सफलता की शुरुआत आज ही करें। एसआर के ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस प्लेटफॉर्म के जरिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।